हेलो किड्स, राज भैया हियर। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी स्मार्ट 10 की ओर से। ठीक है, तो मेरा काम है आपको बायोलॉजी पढ़ाना। और हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। मार्क्स खुद मत कमाओ, दूसरों के साथ शेयर भी करो थोड़ा सा। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हम लोग का पहला टॉपिक है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द, समझाया जाए, इट इज अ ट्रांसफर, मतलब इट इज द ट्रांस it is a transfer of biological character through your parents through your parents to you। किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। ठीक है, कैसे? जीन्स से, आपके पेरेंट्स से आप में आ रहे हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स से जो आप में जीन्स जा रहे हैं, वो जो मतलब किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जा रहे हैं, बिना प्रोसेस के नहीं आए हो आप। तो ये जो हेरिडिटी है वो क्या कहता है, सुनो। द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू। एक सिंपल भाषा में मतलब ये सिंपल भाषा में बता दिया। अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक इसका स्टेटमेंट क्या है? द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। किसकी वजह से जा रहा है? जीन्स की वजह से, मात्र जीन्स की वजह से, वाया जीन्स। अब जो जीन्स है उसमें क्या है? उसमें है डीएनए। डीएनए आपने पहले सुना रहेगा शायद प्रीवियस स्टैंडर्ड में। हाँ, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत सुना रहेगा। नहीं सुना है तो इस चैप्टर में जान जाएंगे आप लोग। तो डीएनए के द्वारा, जो मतलब जीन्स के द्वारा, आपके पेरेंट्स से आप में जो आपके पेरेंट्स से आप में जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं, आपका चल, आपका रहने का स्वभाव, आपका बोलचाल, जो बोलते हैं ना, आपका चेहरा, जो सब कुछ है वो आप में आ रहा है वाया जीन्स। ठीक है, वो एक तो वो जीन्स के साथ आ रहा है। ठीक है, तो अपना हेरिडिटी वैसे तो हो गया। हेरिडिटी का मतलब हेरिडिटी जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक का, वो पार्ट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रल डॉगमा। और उसके आगे कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखना। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। तो सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है, ध्यान से सुनो। इट इज द फ्लो जानते हो? फ्लो, नदी बहती है, फ्लो हो रहा है, फ्लो। इट इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ जेनेटिक, जो जीन्स है, जो जीन्स का जो फ्लो है, जो जीन्स का फ्लो आप में आया है, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम बोला जाए तो जैसे आपके पेरेंट्स, आप सब एक बायोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं। आप, आपके पेरेंट्स और आपकी प्रीवियस जनरेशन और आपके फ्यूचर जनरेशन, सब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सब एक बायोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं। ठीक है, सब एक बायोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन स्टोर इन डीएनए। वो जो तुम्हारा डीएनए है, डीएनए जो तुम्हारा डीएनए होता है, डबल हेलिक्स वाला, ऐसा जो थोड़ा अजीब सा दिखता है, आपने शायद किसी मूवीज में देखा रहेगा, जो आपको डीएनए वीएनए दिखाया जाता है, उसके द्वारा, उसके उसके बारे में भी सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन करता है। और जो आपके जो डीएनए है उसको एक्सप्लेन करने का मेन काम रहता है सेंट्रल डॉगमा का। और जो सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन बहुत कुछ करता है, थोड़ा रीड करना। और बाकी सब आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, फॉलो करना टेलीग्राम चैनल को। तो इट इज़ द फ्लो ऑफ जेनेटिक्स, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम, विद इन योर पेरेंट्स टू यू। मतलब आपके पेरेंट्स से जो आप में आए वो, उसे बोलते हैं एक बायोलॉजिकल सिस्टम।
ठीक है, ये अपना समझाता है सेंट्रल डॉगमा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना, भूलना मत कभी भी, ठीक है। तो अब चलो, अब सबसे मेन चीज स्टार्ट हो रही है, ध्यान से बैठ जाओ। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ये सब एक प्रोसेस है, ये सब एक प्रोसेस है। जैसा आपका जो बॉडी है, जो आपका बॉडी है, ठीक है, आपका ये बॉडी है, ये आपकी बॉडी हुई। अब इसके अंदर जो आपका सिस्टम है, अंदर सिस्टम चल रहा है, वो आपको बाहर पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर बहुत कार्य हो रहे हैं, मतलब काम हो रहे हैं, ठीक है। अब वो जो सिस्टम में काम चल रहे हैं, उसमें से एक होता है डीएनए सिंथेसिस, मतलब आरएनए सिंथेसिस बोला जाए तो। अब वो जो सिंथेसिस है, मतलब उसमें कैसा, जो आपके शरीर का डीएनए रहता है, उसे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए रहता है, और वो एक सेल में ही रहता है, और वो सेल के, बोलते हैं सेल में ही रहता है, सेल के अंदर से वो बाहर नहीं जा सकता, और उसको प्रोटीन चाहिए जो सेल्स के बाहर है। अब उसको जब वो प्रोटीन चाहिए, तो वो खुद तो बाहर जाके ले नहीं सकता, तो वो यूज़ करता है एमआरएनए। किसका? एमआरएन एमआरएन थोड़ा अजीब है। एमआरएनए, जो आरएनए होता है, आरएनए, उसके साथ क्या अटैच है? मैसेंजर। ये मैसेज लेके जाता है कोड्स के फॉर्म में। आपके शरीर में बहुत सारे, मतलब बोलते ना, 4 टाइप के कोड्स होते हैं। वो चारों टाइप जो होते हैं, वो आपको दिखेंगे। स्टॉप कर। चालू ये था कि जो आपका एमआरएनए रहता है, उसके अंदर कोडॉन्स रहते हैं, कोडॉन्स, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे, जिससे वो जो मैसेज लेके जाता है, ऐसे अलग थोड़े, मतलब ड्राइंग थोड़ी वियर्ड है, ऐसे अजीब से थोड़े कोडॉन्स होते हैं, ऐसे मतलब एक अंदर एक बाहर, ऐसे कोडॉन्स होते हैं, अलग अलग रहते हैं। और डीएनए का काम ये है कि वो उन्हें फॉर्म करके एक मैसेंजर की तरफ भेजे सेल के बाहर, और वो सेल के बाहर जाते भी हैं। और वो कुछ कोडॉन्स होते हैं, ऐसे बोलते ना, कुछ कोडॉन होते हैं, एडेनिन, थायामीन, यूरेसिल, ऐसे बहुत, ऐसे 3 4 चार है, ऐसे 4 कोडॉन्स है, ठीक है, 4 कोडॉन्स है। अब वो चारों का अलग अलग तरह से फॉर्मेशन करके, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के उनको बाहर भेजा जाता है एक मैसेज की तरफ, और वो बाहर जाते हैं, ठीक है, वो बाहर जाते हैं। और फिर बाहर जाके, यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब बाहर जाके ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बाहर जाके, एक सेकेंड, तो बाहर जाके वो क्या करते हैं कि तो जो आपका ये एमआरएनए है, जो आपका ये एमआरएनए है, उसको राइबोसोम के साथ अटैच, वो राइबोसोम में जाता है। वहाँ ऐसा, मतलब छोटा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सा एक, बोलते ना, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड का एक गोला रहता है। अब वहाँ पे एमआरएनए जाता है अपना मैसेज लेके, ये आपके एमआरएनए है। अब वहाँ पे जाके एमआरएनए के साथ, वहाँ ऐसे बोलते हैं ना, एक ट्रिपलेट कोडॉन का एक फॉर्म बन जाता है, इसको एक ट्रिपलेट कोडॉन बोला जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। 3 कोडॉन जब एक साथ में ऐसे बैठे रहते हैं, उन्हें ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। और ये ट्रिपलेट कोडॉन्स के ऊपर आके एंटी कोड बैठते हैं, मतलब एंटी कोड्स होते हैं इन कोडॉन्स के। अगर ये यूरेसिल है, तो इसका एडेनिन है, और ऐसे अलग अलग कोडॉन्स के अलग अलग, बोलते हैं ना, अपोजिट साइड्स है। इसमें ऐसा खांचा बना है, तो उसमें कुछ ऐसा बना रहेगा, कुछ ऐसा खांचा बना रहेगा। ये अंदर है, इसके लिए बाहर वाला बना रहेगा ऐसा। ये थोड़ा थोड़ा अजीब है, मतलब एडजस्ट कर लीजिए। तो वैसे अलग अलग कोडॉन्स के अलग अलग एंटी कोडॉन्स आते हैं, किसके साथ? टीआरएनए के साथ। टीआरएनए को अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, टीआरएनए,
ये मतलब उसका डायग्राम थोड़ा अजीब रहता है। अब वो आता है इसके साथ, अब वो यहाँ से आता है, ये मैसेज रिसीव करता है पहले, वो ये मैसेज रिसीव करेगा और इसका जो ऊपर वाले पॉइंट पे ये जो आपका राइबोसोम है, ये आपका अमीनो एसिड का जो राइबोसोम है, ये धीरे धीरे, अगर ये चेन जितनी लंबी होती है, ये जो आपकी चेन है अगर ज़्यादा बड़ी है, जितनी बड़ी हो, धीरे धीरे करके यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ यहाँ जाता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। कोर्स आगे नहीं जाते, ये पीछे जाता है धीरे धीरे। और ऐसे ऐसे अलग अलग टीआरएनए और उनके एंटीकोडॉन्स आके लगते हैं, और फिर जो इसका ये जो मतलब जो आपका टीआरएनए है, उसके ऊपर जो मतलब बोलते हैं अमीनो एसिड, जैसे जैसे वो टीआरएनए आते हैं और वो उसके अंदर छेद करके ऐसा बोलते थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं अमीनो एसिड, और वो ऐसा धीरे 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 वो एक चेन फॉर्म करते हैं, और फिर वो ऐसा घुमा फिरा के अंदर चले जाते हैं। कहाँ पे? डीएनए के पास, क्योंकि ऑर्डर डीएनए की ओर से आया था, डीएनए की ओर से ऑर्डर आया था। इतना सारा प्रोसेस डीएनए के लिए, ठीक है। डीएनए को खाना चाहिए था अलग अलग चीज़ें बनाने, जो आपकी हाइट बढ़ रही है, जो आप मोटे हो रहे हो, जो आप नहीं बढ़ रहे हो, हाँ वो सब जो है वो डीएनए कंट्रोल करता है। वो जैसे जैसे प्रोटीन को रिलीज करता है, जब जब बोलते हैं ना, वो अलग अलग चीज़ें क्रिएट करता है, तब धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं, और ऐसे ही चीज़ें कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। अगर आपको भूख लगी है, कैसे पता चला? हर एक चीज़ अंदर जो है प्लान रहती है, आपको नहीं पता लेकिन आपकी बॉडी को पता है। तो अपना ये वाला पार्ट हो गया। तो एक इसमें एक और छोटा सा पार्ट बाकी है, म्यूटेशन। नाम म्यूटेशन। म्यूटेशन अब कैसा होता है? जो आपका ये जो आपका ट्रिपलेट कोडॉन वाला पार्ट होता है, जो आपका ये है, जो आपका पार्ट है, ठीक है, जो आपका ये पार्ट है ट्रिपलेट कोडॉन वाला, उसमें क्या होता है, जब आप बर्थ में रहते हैं ना, बर्थ में जब आप अपने मदर के प्लासेंटा में रहते हैं, आपके मदर के वूम में रहते हैं, वूम में, उस टाइम पे अगर म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, इसके बीच के ये 3 कोडॉन, उसके बीच के ये 3 कोडॉन्स, ये ऐसा जो ये 3 कोडॉन्स का बॉन्ड है, ये हल्का सा मतलब बोलता ना, ये इधर से हट के कुछ अलग कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर ये पहले एडेनिन, थायामीन, यूरासिल ऐसा था, तो इसको हट के ये हट जाएगा। कहाँ? ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये यहाँ से चल जाएगा कहाँ? नीचे। ये नीचे चल जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हट जाएगा वहाँ से, और कोई और कोडॉन अगर बोलते ना गलती होती है, वो गलती यही है म्यूटेशन। वो गलती हुई और यहाँ पे कोई और चीज़ आके बैठ जाएगी, यूरेसिल। कोड थोड़े उल्टे हो जाएंगे। अब कोड उल्टे हुए तो आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और ये कोडॉन बदलने की वजह से एक माइनर चेंज आपके शरीर में बहुत बड़ा इफेक्ट ला देता है। आपने देखा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कुछ होते हैं ना बचपन से ही थोड़े टेढ़े होते हैं, कुछ होते हैं बचपन से ही बोलते ना उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? बर्थ के टाइम उनके अंदर म्यूटेशन हुआ था। क्या हुआ था? म्यूटेशन। क्या पार्ट था? म्यूटेशन। और ये हल्की सी म्यूटेशन पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते, ठीक है। आगे हमारा न्यू टॉपिक है इवोल्यूशन। न्यू टॉपिक इवोल्यूशन। तो हम लोग का अभी जो फ्रेश टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या, वो इस इवोल्यूशन किसे बोलते हैं, ठीक है। पहले ये सुना है आपने, एक कहानी सुनी होगी, बचपन से सुनते आ रहे रहेंगे कि हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। हाँ, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं, एडजस्ट कर लेना। बंदरों से आए, ये बंदरों की पूंछ मान लीजिए, इसको पूंछ मानो, पूंछ, ठीक है। हम धीरे धीरे करके बंदर से इंसान बने। ये कहानी एक टाइम बोलता ना, ये एक थियोरी है, कंफर्म भी नहीं है, बस एक थियोरी है, ठीक है। हम धीरे धीरे बंदरों से इंसान बने हैं। अब इंसान बने कैसे वो किसी को नहीं पता। धीरे धीरे बोलते ना,
इवॉल्व हुए हैं, ये एक थ्योरी है बस फिलहाल के लिए। तो धीरे धीरे हम इंसान बने बंदरों से, उसको बोलते ना, उसको आप बोल सकते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज नहीं है जैसे हेरिडिटी है, अचानक से बोलते ना आप छोड़ बोल 9 महीने का ही टाइम लगा। इवोल्यूशन वैसा नहीं है, वो एक स्लो ग्रेजुअल चेंज जैसे, मतलब बोलता ना हर जनरेशन थोड़ा थोड़ा, हर जनरेशन थोड़ा 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 वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर मान लो क्या बोलते हैं, आपने ये देखा है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक जो लोहार को दिखा है, लोहार को, उसका वो लोहार हथौड़ा ठोक ठोक के उसका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों उसका हाथ स्ट्रांग हुआ? क्योंकि वो बहुत टाइम से वो कर रहा है और उसका हाथ पावरफुल हो गया। ये इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब एक बहुत स्मॉल एकदम माइनर इफेक्ट थे, और और यही माइनर इफेक्ट धीरे धीरे बंदर जो है इवॉल्व हुए, उन इवॉल्व होते गए, इवॉल्व होते गए। उन्होंने औजार चलाना सीखे, औजार साथ साथ बाकी चीज़ें उठाना सीखी। पे बोलते ना जंगलों से निकल के क्या सादे ज़मीन पे आए, खेती शुरू की, धीरे धीरे चीज़ें कैसे बढ़ी, एकदम ग्रेजुअल, एकदम स्लो चेंजेस की वजह से। और स्लो चेंजेस बहुत लंबा टाइम लेते हैं, अगर बोला जाए तो लाखों साल का भी टाइम ले सकते हैं और करोड़ों साल का भी टाइम ले सकते हैं, ठीक है। वो लाखों करोड़ों साल का टाइम ले लेंगे, और जो आपका लाखों करोड़ों साल का टाइम है वो बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ है, ये है आपका इवोल्यूशन का पार्ट। और अगर बोल जाए, इसका स्टेटमेंट है, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग बीइंग ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है, थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोलते ना एक सुना रहेगा शायद आप लोग ने, या फिर नहीं भी सुन रहे, मैं बता देता हूँ। पहले एक प्रोटोप्लाज्म, बोलते ना धरती पहला बीइंग क्या था, पहली लाइफ का सोर्स क्या था, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या था, प्रोटोप्लाज्म। आपने ये देखा है प्रोटोप्लाज्म? देखा तो नहीं होगा, लेकिन ये देखा है कभी, क्या बोलते हैं, एमो ये छोटे छोटे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक उसमें पार्ट होता है, ये क्या बोलते हैं, अमोबिया करके एक पार्ट होता है ना, वो धीरे 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 वो भी बहुत, बोलते हैं ना बहुत जल्दी इवॉल्व नहीं हो गया, उसको करोड़ों, उसको बोलते हैं ना अरबों सालों का टाइम लग गया। धरती बनी, धरती पानी आया, आइस एज के बाद से लाइफ स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई? प्रोटोप्लाज्म आया, प्रोटोप्लाज्म से इंसान, बोलते ना प्रोटोप्लाज्म से मछली आई, बोलते यूनिसेलुलर था वो मल्टी सेलुलर हुआ, मल्टी सेलुलर से मछली, मगरमच्छ, आगे ये इवोल्यूशन वाला पार्ट, वो बढ़ते बढ़ते जब वो रेप, बोलते ना एम्फीबियन, सुना एम्फीबियन? पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे आए हैं? इवोल्यूशन के थ्रू। और वो धीरे धीरे जब वो इवॉल्व करते गए तब जाके वो लैंड पे सर्वाइव करने लायक बने। ऐसे ही नहीं, आपको अगर आप अगर मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, हाँ, आपको यहाँ ये कैसा टेम्परेचर है, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। लेकिन यही आप राजस्थान चल जाओ, टेम्परेचर हाई, दोपहर भर आप सीखते रहेंगे, आपको वहाँ पे आप उतना टाइम सर्वाइव, लेकिन वहाँ के लोग सर्वाइव कर जाते हैं। वो वहाँ रहना शुरू किए तब वो लोग धीरे धीरे सर्वाइव किए ना, एक ही बार नहीं कि आदत पड़ गई एकदम से, आराम आराम से। अब वही कश्मीर चल जाओ, आप उतनी ठंडी वो नहीं कर पाओगे, सहन ही नहीं कर पाओगे। वो लोग धीरे धीरे करके बोलते ना हैबिट बना ली वो लोग ने उस चीज़ की, तो वो उसे ही एक टाइप से इवोल्यूशन बोलते हैं, कि उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। तो आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन से। तो इवोल्यूशन से आगे बढ़ा जाए तो इवोल्यूशन के आगे है इविडेंस, बोलते ना सबूत कि हम इवॉल्व हुए हैं। कुछ सबूत, बोलते ना खूनी ने खून किया, खूनी ने सबूत छोड़ के गया है, उसका चाकू यहीं पे, फिंगरप्रिंट यहीं पे है, हाँ, एविडेंस होते हैं वो। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस। तो वही एविडेंस भी है, बोलते ना ह्यूमंस में भी कुछ, ह्यूमंस में एविडेंस है, जानवरों में एविडेंस है, पेड़ में एविडेंस है कि वो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, अपने आप नहीं आई हैं, ठीक है। तो पहला अपना जो इवोल्यूशन का टाइप है वो है मॉर्फोलॉजिकल,
मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या बोलता है, मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अब ये एविडेंस क्या बोलता है, सुनो। हाँ, आपने कुत्ता देखा है, कुत्ता छोटा सा पपी रास्ते में पड़ा रहता है। हाँ, एक पपी देखा है आपने, कभी जू गए होगे, रानी बाग और फलाना ढिमकाना बहुत सी जगह है, वहाँ कभी गए होगे, वहाँ पे हाइना देखा रहेगा, वहाँ पे क्या बोलते हैं भेड़िया देखा रहेगा, वहाँ वुल्फ देखा रहेगा। वो लोग का मुंह देखा है कभी, ऐसा वी शेप्ड का रहता है, आगे नाक होती है, आगे थोड़ा नाक होता है, और फिर उसके बाद पीछे क्या बोलते हैं, वो लोग का मुंह देखा है कभी। ये क्या बोलते हैं, अगर आप अंधेरे में एक कुत्ते को और एक वुल्फ को साथ में देखोगे, आप डिफर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंधेरे के टाइम पे वो इतना बोलते ना ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। अब लाइट रहेगा तो बात अलग है, लेकिन वो लोग का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सेम है। आपने ये सुना है बिल्ली शेर की मौसी है, बिल्ली बिल्ली क्यों है, वो ऐसे वो खाली सेम दिखती थी इस वजह से बोला जाता है। और बोलते ना वो लोग मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से मेल खाते थे, इसलिए ऐसा बोला गया। हाँ, अब देखो, आपने आम का पेड़ देखा, आम का पेड़, उसका पत्ता कैसा रहता है, लंबा सा पतला सा, लंबा पतला, और बोलते हैं बहुत सारा रहता है। वैसा एक पेड़ नहीं होगा, वैसे आपने लाखों पेड़ देख रहेंगे, और अभी सेम पत्ते का स्ट्रक्चर लेके देखो, ये आम का पेड़ का हो गया, ऐसा ही सेम पत्ता आप दूसरे आगे 2 पेड़ पार किया, ऐसा सेम पत्ता दिखाई दे रहा, आप बोल रहे हो मैं, ये बोलते ना आम का पेड़ है, लेकिन आम का पेड़ नहीं होता, वो दूसरा पेड़ रहता है। वो सब सेम क्यों है, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, एक्चुअल सेम नहीं है, वो मॉर्फोलॉजिकल सेम है। एविडेंस बोलते ना, ये एविडेंस ऐसा बता रहा है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। बोलते ना इवोल्यूशन की थियरी बता रहा है कि ये क्या बोलते हैं, पहले भेड़िया आया रहेगा, मतलब पहले कुत्ता आया रहेगा, फिर धीरे धीरे, और बोलते ना उसको सर्वाइव करना पड़ा, उसको बोलते ना बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो और शिकार करने पे उतरा, धीरे धीरे उसके क्लॉज हर जनरेशन थ्रू बढ़ते गए, उसके क्लॉज आए बड़े बड़े। हाँ, तो वो ऐसे ही नहीं बन गए, वो बहुत स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस के साथ बने, उसे बोलते हैं बहुत। और फिर आगे देखते हैं अब एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल पार्ट समझा रहेगा, और बाकी आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, फट से जाके देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब अगला पार्ट है अपना एनाटॉमी वाला, एनाटॉमी, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पार्ट एनाटॉमिकल एविडेंस है। आपने अपना हाथ देखा, हाथ अपना ये पार्ट, ये जो पार्ट है, मैं हड्डी दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, ये आपका हाथ है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये वाला, ये आपका ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये हाथ है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये जो हर एक पार्ट है, यहाँ कितने जॉइंट है गिनो एक बार, 1 2 3, थोड़ा साफ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ कितने जॉइंट है, 1 2, और यहाँ एक स्टार्टिंग में एक जॉइंट 3, ठीक है। ये 3 जॉइंट इंसानों में ही नहीं और भी जानवरों में भी है। एग्जाम्पल आप देखोगे ह्यूमन में है, गाय का पैर देखो, गाय के पैर में भी ऐसा ही रहता है, उसका आगे वो लोग का पाँव रहता है, देखो कभी वैसा कुछ। देखो अब वो लोग के पाँव में इधर एक जॉइंट होता है, ऊपर एक जॉइंट रहता है, और लोग जहाँ से ऐसे बैठते हैं वहाँ ऊपर भी एक जॉइंट रहता है, कुल मिला के इधर 3 जॉइंट्स हुए। ह्यूमन में भी 3 जॉइंट्स थे। ऐसे बैट देखो, बैट आपने देखा होगा रात में कभी निकलना बाहर, ठीक है। उसके बैट के विंग्स जो हैं ऐसे अलग अलग, उसमें नाखून रहते हैं, ठीक है। तो बैट जो है देखो, उसमें भी 3 जॉइंट्स है, एक इधर और एक इधर, सबके पास है, शोल्डर है, हाथ है, और ये अपना पाम एरिया, ठीक है। और ये चीज़ें यहीं नहीं, वेल में भी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो पता चलेगा कब पढ़ने बैठना ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं। और अब ये पार्ट जो है बोर्ड्स में बहुत बोलते ना हर साल आता है, हर साल ऑलमोस्ट मैंने देखा है, मतलब जब मैंने 10th दिया था तभी भी आया था, और पिछले साल भी आया था।
तो ये PYQ चेक करना हम लोग का चैनल पे अभी आता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। कौन सा ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है वो समझो, ठीक है। आपने देखा है कुत्ते के पास कान है, वो लोग हिला लेते हैं, उनका कान देखा है ऐसा खड़ा रहता है पूरे टाइम, उनका मतलब ये उनके दोनों कान है पूरे टाइम खड़े रहते हैं। जब आपने उनके पीछे ऐसा टाइप करोगे, तो जब आप पीछे टाइप करोगे तो उनका कान ऐसा थोड़ा घूमता है। क्यों घूमता है, वो लोग उससे साउंड डिटेक्ट करते हैं कहाँ से आ रहा है आवाज़। हाँ, यही सेम चीज़ आपने बिल्लियों में भी देखी रहेगी। लेकिन इंसान अपना कान घुमा सकता नहीं, इंसान अपना कान नहीं घुमा सकता। अपना मतलब कान का जो ऊपर का ये जो ईयर पिन्ना है ना, ये पार्ट, ये ईयर पिन्ना जो दिमाग ऐसा ये थोड़ा ऐसा है ना, ये वाला पार्ट, ये इंसान के अब किसी काम का नहीं है। वैसे बोलते हैं डिज़ाइन के लिए अच्छा है, लेकिन इंसान में फिलहाल तो इसका कोई काम नहीं है कि ईयर पिन्ना कोई काम देता हो। अंदर का माल मटेरियल इंपॉर्टेंट है, उसको कहीं छोड़ के मत आना, ठीक है। ये खाली ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो इतना पूरा ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसान के दांत देखे आपने, दांत, डॉक्टर बोलते हैं आपके 32 दांत है। हाँ, कुछ लोग खाली 32 ना होके और क्या बोलते हैं ऊपर 4 दांत कम, मतलब 4 दांत कम होते हैं। कितने होते हैं, 28 दांत। हाँ, वो लोग के विजडम टीथ सुना, विजडम टीथ एकदम, ये आपके एकदम लास्ट में होता है। ये आपका मुंह मान लीजिए, ठीक है। और एक एडजस्ट कर लीजिए, मतलब मान लीजिए ये आपका दांत हुआ, ये आपका मुंह मान लीजिए, और उसमें आपके फलाना ढिमकाना बाकी के दांत। लेकिन जो लास्ट के 4 दांत होते हैं, लास्ट के 4 दांत, ये लास्ट के जो 4 दांत है वो विजडम टीथ बोला जाता है उनको। और वो बाकी दांत से थोड़ा अलग होते हैं। वो पहले के टाइम में बहुत यूज में आते, जब इंसान एकदम बोलता ना रॉ मांस खाता था, कच्चा मांस। हाँ, गया शेर का शिकार कर लाया, उसका ही मांस भूज के खाया। किसी और जानवर शिकार कर लाते थे पहले, वो भी खाते थे, तो तब वो दांत बहुत काम का आता था। लेकिन अभी इंसान ऑलमोस्ट बोलता ना कुछ वेजिटेरियन कुछ नॉन वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन खाली वही चल रहा है, चिकन विकन। उसका मांस उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब बोलते ना दांत अपना चबाने लायक है, उतना स्ट्रांग नहीं है वो। तो विजडम टीथ उतना काम का रहा नहीं है, तो वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। सब ये सब एक पार्ट जो है वेस्टिजियल ऑर्गन के, किसके पार्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन के। ये आपका ईयर पिना एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये आपका ईयर, ये विजडम टीथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं, सबसे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, वो है आपका अपेंडिक्स। आपका ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन के जो एंडिंग होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके एंडिंग में एक चीज़ होती है, छोटी सी लगी हुई होती है, ठीक है। छोटी सी चीज़ होती है, इसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। ये जो आपका अपेंडिक्स है, ये किस में काम आता है, ये गाय, भैंस या फिर और जो जो जानवर घास खाते हैं ना, उनके काम आता है। घास सेल्यूलोज को पचाने के लिए, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए ये वाला पार्ट जो है सबसे यूजफुल पार्ट है। लेकिन हम ह्यूमंस में हम लोग खाना पका के खाते हैं, कच्चा तो हम लोग बोलते हैं ना के बराबर ही खाते हैं। तो ये जो पार्ट है एक सेल्यूलोज डाइजेस्ट करता है। क्या पार्ट का, सेल्यूलोज। तो इंसान के काम का ये अभी है नहीं, लेकिन जब बोलते ना इसको, कुछ लोग बोलते ना काट के हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, वो लोग को उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर बोलते ना इसमें अलग अलग बीमारी हो जाती है, तो इसको काट के हटाना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है, बोलते ना ये इधर पे, ये इधर इधर, हाँ इधर पे एकदम छोटा सा रहेगा, दर्द बहुत भयंकर देता है। जो इसका पेशेंट रहेगा उससे कभी ज़िंदगी में मिलना तो पूछना, बहुत भयंकर दर्द देता है ये, ठीक है। तो और इसके बाद एक लास्ट वेस्टिजियल ऑर्गन, इंसान का जो मतलब बोलता है, इंसान का जो उनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के आखिर में एक छोटी सी हड्डी होती है, बहुत छोटी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इतनी होगी,
लैब बुक में जाना तो कभी अगर टीचर दिखाए तो देखना, एक इतना सा छोटा सा हड्डी रहेगी, वो हो तो वो क्या, उसको नाम क्या है, उसका नाम क्या है, टेल बोन, टेल बोन। उसका एक और इंग्लिश में नाम है कॉकेक्स। तो ये जो कॉकेक्स है ये टेल बोन है, मतलब कैसा, पहले बंदरों के पास ये अभी काम का है, ये लोग बोलते ना इसका यूज करके वो लोग अपनी पूंछ को हिलाते डुलाते थे, इसका यूज करके वो लोग अपनी पूंछ का यूज करते थे, इसी से वो लोग की पूंछ कनेक्ट होती थी। पहले के टाइम में जो पूंछ थी ना, वो इंसान में तो पूंछ बची नहीं, खाली उसकी एक हड्डी बची है, और वो हड्डी बोलते ना एकदम छोटी सी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, इतनी सी है। लेकिन इसमें भी बोलते ना, इसमें भी अलग अलग इन्फेक्शन या फिर दर्द होता रहता है। और ये जो पूंछ जो होती है आपकी, वो तो अब रही नहीं, वो तो अब है ही नहीं। अब इसका काम क्या है, कुछ काम नहीं है, बस ये ऐसे ही शरीर में बोलते ना खराब हो रहा है, बस बोलते ना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। हाँ, इसको अब इतना सब देख लेते हैं, इसका एक स्टेटमेंट में देख लेते हैं। डीजनरेटेड अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, मतलब बोलते ना जो पूरी तरह से गए भी नहीं और पूरी तरह से बने भी नहीं हैं, जो बिना काम के ऑर्गन्स होता है आपके शरीर में, उसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। एग्जाम्पल तो आपने काफ़ी सब देख लिया है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं। आगे बढ़ते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, वैसे तो इस पर इतने सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन हमने देखा है डायनासोर की हड्डी, ऐसा शरीर, ज़मीन, ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन के लाखों फीट नीचे ऐसा डायनासोर की हड्डी आपको पड़ी हुई मिलेगी। आपको नहीं, मतलब जो खनते हैं उन्हें मिलेगी। कब मिलेगी, जब ढूंढते हैं तब मिलेगी ना, ऑफ कोर्स। बहुत ज़्यादा नीचे होती है, वो बोलते ना एक फॉसिल पड़ा रहता है, हड्डी तो चली गई, फॉसिल पड़ा रहता है, जब बोलते ना पत्थरों में छाप पड़ी रहती है उनकी हड्डियों की। और वो एक एविडेंस है कि बोलते ना चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, उससे पहले ही वो लोग एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन एक्सटिंक्ट होने के बाद भी एक प्रजाति बाकी रह गई, मैमल्स। क्या नाम है, मैमल्स। मैमल्स बाकी रह गए। जब वो बोलते ना, जब एस्ट्रॉइड गिर गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, तब वो लोग जमीन से बाहर हैं, मैमल्स। ठीक है। और ये जो आपका डायनासोर है, इसके कभी अभी भी बहुत सारे अवशेष धरती में पड़े रहेंगे, बोलते ना ये लोग के बहुत सारे फॉसिल अभी भी धरती में, जमीन में गड़े हुए हैं, और इनको अभी बाहर बोलते ना एक्सप्लोर करना बाकी है, बाहर निकाल के इसको ढूंढना ढांडना। और पहले के टाइम पिराना अभी भी होती है, लेकिन बोलते ना पहले के साइज बहुत बड़ी बड़ी मछली, एक्सटिंक्ट जानवर, एक्सटिंक्ट मेगलाडॉन, हाँ एनाकोन, बोलते ना टाइटनोबोआ, जो एक्सटिंक्ट हो गए वो सब जमीन के अंदर पड़े हुए मिलते हैं। आपने सुना रहेगा गुजरात में एक और बड़े से सांप का ये क्या फॉसिल मिला है, वो सांप बहुत बड़ा था लेकिन वो फॉसिल में मिला है। ठीक है, वो फॉसिल में मिला है। और ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब ज़मीन में पड़ी हुई मिलती है। और ये सब को चेक करने का एक आइडिया हो, बोलते ना एक टेक्निक होती है। आपने कार्बन देखा है, कार्बन का एक आइसोटोप होता है, कार्बन का क्या होता है, एक आइसोटोप। वो आइसोटोप क्या है वो आइसोटोप ऐसा है, क्या होता है, कार्बन जो होता है आपका, उसके आइसोटोप होते हैं C12। ये आपका नॉर्मल का कार्बन, जो आप कार्बन अंदर सांस के द्वारा, मतलब सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं, सांस के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं, वो कार्बन है C12। इसका एक अलग अल्टरनेटिव भाई होता है C14। ये C14 है, ये आपके शरीर में होता है, और ये जो है आपके मरते से ही आपके शरीर से धीरे धीरे, बोलते ना ये रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और जब आप मरते हैं तो ये धीरे धीरे शरीर में बोलते ना ऐसा ख़त्म होने लगता है, धीरे धीरे वो बोलते ना एकदम फिनिश होने वाला रहता है। और जब वो धीरे धीरे वो फिनिश होने लगता है, उस हिसाब से साइंटिस्ट पता लगाते हैं अब कैसा, अब वो डायनासोर तो पृथ्वी के एक बहुत गहरे पार्ट में, इतने से पार्ट में वो लोग दबे पड़े हैं। अब अंदर प्रेशर तो बहुत है, और उस प्रेशर की वजह से जो बोलते ना जो गैस C14 की रेडी हुई है वो रिलीज़ नहीं हो पाती।
तो जब ये ऐसे फॉसिल मिलते हैं सबसे पहले क्या चेक करते हैं वो लोग कि कितना पुराना है। कैसे चेक करते हैं? ये C14 गैस की मदद से कि देखते हैं कि C14 कितना है, C12 कितना है, कार्बन 14 कितना है, कार्बन 12 कितना है। वो देख के वो लोग पता लगाते हैं कि उसमें अभी था, मतलब बोलते ना वो कितने टाइम पुराना है, कितना हो गया उसे टाइम ज़मीन में गड़े 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 गड़े, वो कितना टाइम हो गया, कितने समय से वो बाकी है वहाँ पे, वो सब। और आगे बढ़ते तुम, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कनेक्टिंग लिंक, एक चीज़ है कनेक्टिंग लिंक। अब इसमें जो है बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, बोलते ना अपने क्या बोलते ये लंग फिश। ये लंग फिश बहुत अजीब फिश है। इसके बोलते ना पानी में गिल्स से सांस ले सकती है, और बोलते ना ऐसे ज़मीन, बोलते ना पानी की सतह पे आके ज़मीन पे भी सांस ले सकती है। कैसे? इसके पास लंग्स है, इसके अंदर बोलते ना एक छोटा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हवा से वो काम करता है। और फिर एक ये किसके बीच में वो शो करता है? ये बोलते ना एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में। इसको छोड़ो, हम लोग आगे इस पे बढ़ते हैं। डक बिल प्लेटिपस, ये जो है ये बोलते ना ये थोड़ा ज़मीन में रहने वाला प्राणी है, और ये दो चीज़ के बीच में लिंक शो करता है, एक मैमल्स के और एक रेप्टाइल्स के। किसे? रेप्टाइल्स की तरह अंडे देता है, और इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है जो मैमल्स को रिप्रेजेंट करता है। वो मेमोरी ग्लैंड्स है जिससे वो लोग को ब्रेस्ट फीडिंग कराता है, दूध पिलाता है, वो चीज़ इसके पास है। और ये रेप्टाइल्स की तरह एग्स देता है, रेप्टाइल्स की तरह क्या देता है? एग्स। तो ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक शो करता है? मतलब ना कनेक्टिंग लिंक मतलब दो ग्रुप्स का, दो ग्रुप्स का एक, बोलता ना दो ग्रुप एक में आके सबमिट हो, बोलता ना एक में आके वो हो गया, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो दोनों का कनेक्टिंग लिंक बन जाता है। जैसे अगर आपकी मम्मी गुप्ता है, आपके पापा कुछ और हैं, तो आप वो दोनों, मतलब बोलते ना आप वो दोनों में आते हैं, लेकिन मेनली किसका? पापा का दिया जाता है। उसका एक अलग रीज़न है, लेकिन अभी हम लोग चैप्टर में ध्यान देते हैं। तो ये रेप्टाइल हो गया और ये मैमल हो गया, तो ये दोनों ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है साथ में। ये जो डकबिल प्लेटिपस है ये मैमल्स, ये रेप्टाइल्स की तरह अंडे देता है, मैमल्स की तरह क्या करता है? मैमल्स की तरह ये क्या बोलते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड इसके पास है। तो अब अभी के लिए हम लोग ये चैप्टर लास्ट टॉपिक है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। इसमें कैसा? जब कोई भी जानवर, बोलता ना जब कोई भी जानवर पहले एट द फर्स्ट प्रीवियस स्टेज, वो लोग अपनी प्रीवियस स्टेज पे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और वो हर एक जानवर के लिए, हाँ हर एक जानवर के लिए, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, वो हर एक जानवर कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। क्यों? वो अपने फर्स्ट स्टेज पे सारे जानवर ऐसे दिखाते हैं, फर्स्ट स्टेज पे सारे जानवर ऐसे होते हैं। अब जब वो धीरे धीरे बोलते ना, वो लोग 3 महीने के, 9 महीने के, 12 महीने के, 6 साल लग जाते हैं किसी किसी एनिमल्स, 6 साल ज़्यादा हो गया, लेकिन 18 महीने लग जाते हैं किसी एनिमल्स को पैदा होने के लिए। वो लोग का फर्स्ट स्टेज जो रहता है वो यही रहता है। वो एक बोलते ना एक छोटा सा एक अजीब चीज़ है, बोलते ना एनिमल ही है लेकिन बहुत छोटे फॉर्म में। अब वो धीरे धीरे फिर इवॉल्व होगा, फिर वो बोलते ना एक क्या बोलते हैं, एक अजीब प्राणी का रूप लेने लगा, मतलब जो उसके प्रीवियस जनरेशन है उसकी तरह धीरे धीरे वो बनने लगेगा। कोई सांप बनेगा, कोई मगरमच्छ बन जाएगा, कोई बोलते ना, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे वो तीनों सब एक है। मतलब बोलते ना अपने लाइफ के फर्स्ट स्टेज पे जितने भी एनिमल, जितने भी ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स जो हैं वो कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। टेक्स्ट बुक में देखना पता चलेगा। और इस स्टेज पे अगर आप इनको आके बोलते ना, इनका एक छोटा छोटा बोलते ना एक हल्का हल्का ऑर्गन दिखने लगता है, अगर वो इस स्टेज पे आके काट दोगे वो वापस रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो अभी वूम में है लेकिन अच्छे से नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे ये इवॉल्व होगा, और ये धीरे धीरे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ एक ही होता है, क्रोकोडाइल, टोर्टाइस, और फिर ह्यूमन अलग अलग शेप में आने लगते हैं। कब? जब ये अपने बोलते हैं ना ऑलमोस्ट बर्थ के पास आने लगते हैं, तो वो बोलते हैं ना
अपनी प्रीवियस जनरेशन जैसे शेप ले लेते हैं। कब? एकदम लास्ट स्टेज पे। और सेकंड स्टेज पे भी वो लोग बोलते ना 50-50 सिमिलर दिखते, 50-50 ज़्यादा नहीं, 50-50 उतने स्टेज पे आके वो लोग सिमिलर दिखने लगते हैं। और फिर आगे धीरे धीरे वो बोलते ना, फिर वो बॉन्ड होते हैं, तो अपना जब बॉन्ड होते सब अलग अलग ही दिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ये शो करता है सारे बोलते ना जितने भी एनिमल्स, जितने भी ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस तो सब एक ही जैसे रहेंगे, जितने भी एनिमल्स, जितने भी बोलते ना अलग अलग रेप्टाइल, रेप्टाइल हो गया, आर्थ्रोपोडा, एनलिडा, सब बोलते ना एक टाइम पे सब ऐसे ही दिखते हैं परफेक्ट, ठीक है, उससे ज़्यादा और कुछ होता नहीं उनके अंदर। अब वो ऐसे ही दिखते हैं, इस वजह से ऐसा, ये एक एविडेंस शो करता है कि वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, प्रीवियस टाइम से इवॉल्व हो के आए। और सबका एंसेस्टर बोलते हैं ना, सबका सबका मालिक एक, उनका इन सबका एंसेस्टर एक होता है। कौन? एंसेस्टर बोलते हैं ना, ये जो एंसेस्टर है, ये जो इनका एंसेस्टर है वो एक ही होता है, मतलब एंसेस्टर माना जाता है कि एक ही है। बोलते ना धीरे धीरे सब बंदर से, इंसान बंदर से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन सब अलग दिख रहे हैं। हाँ, सारे इंसान अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इवॉल्व किससे हुए? बंदर से। लेकिन कैसे, वो एक अलग स्टोरी। अब इवॉल्व होने के बाद सब सारे इंसान अलग अलग है ना। अब ऐसा तो नहीं कि हर दूसरे गली में आपके जैसा कोई दूसरा घूम रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों? इवोल्यूशन और उसके बोलते ना, इवोल्यूशन और आपके जो मतलब जो आप तैयार हुए हो जिस सब से, उस सब से अलग अलग चलता है सब कुछ, ठीक है। तो ये शो करता है कि आपका एंसेस्टर जो है, मतलब जहाँ से बोलते ना स्टार्ट हुआ है सब कुछ, वो एक ही है। और ये एक बहुत बोलते ना बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस शो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो आप सबसे निवेदन है कि आप चैप्टर बोलते ना, आप चैप्टर को लाइक करेंगे और चैप्टर पढ़ना भाई, छोड़ मत देना। 10वीं को हवे में मत लेना कभी, ठीक है। पढ़ते रहना, पढ़ते ही रहना जब तक खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो बाय बाय।